हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। और आज के लेक्चर में सीखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे क्या होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, आप पढ़ के आए हो सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, में कितने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे किसी सेल में, सब सेल या ऑर्बिटल्स में, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है ये है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस या डिफरेंट सेल्स, सब सेल्स, सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल्स। सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जब शो करते हैं किसी भी एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ऐसे शो करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको दिखानी है किसी भी एलिमेंट की तो हम दिखाएंगे NLX से। अब देखो यहाँ N क्या रिप्रेजेंट करता है, N क्या रिप्रेजेंट करता है, N रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल सेल। वे किस प्रिंसिपल सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं। L क्या है, L रिप्रेजेंट करता है सब सेल। वे कौन सा सब सेल ये है। और X क्या है, X है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल सेल, L रिप्रेजेंट द सब सेल एंड X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल्स। देखेंगे फिर अब जब इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे किसमें, किसी सेल में, सब सेल में और ऑर्बिटल्स के अंदर, तो आपको वो तीनों रूल्स फॉलो करने हैं जो आपको करवाए गए हैं। तीन रूल्स कौन से हैं, ऑफ बाय प्रिंसिपल। ऑफ बाय प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको करवाया है, जो क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। तीसरा रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसमें ये सिखाया गया हमें कि पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स के अंदर, ये तीनों रूल मैं करवा चुका हूँ, ऑफ बाय, पॉलीज एक्सक्लूजन, हंट्स रूल। तो हंट्स रूल क्या कहता है कि पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये तीनों रूल फॉलो करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करनी है किसी एलिमेंट की। तो शुरू करते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर 1 से लेके फर्दर आगे हम कैरी आउट करेंगे। तो एलिमेंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एलिमेंट्स के बाद फिर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो जैसे हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी जब मैं कन्फिग्रेशन लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा 1s1, क्योंकि फर्स्ट तो इसका प्रिंसिपल सेल है। फर्स्ट प्रिंसिपल सेल में पहले S सब सेल आएगा और ये 1 क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। एलिमेंट इसमें हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा, फर्स्ट सेल में S सब सेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जैसे एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम। अब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे, फर्स्ट सेल में S सब सेल और S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको ये पता है कि S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। तो
ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। पहला सेल भर चुका, तो दूसरे सब सेल में जो है सब सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए जो इसका एटॉमिक नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट है बेरिलियम, लिथियम के बाद है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन s में हो गए फर्स्ट में, और फिर सेकंड प्रिंसिपल सेल s सब सेल और 2, यानी कि ये सेकंड प्रिंसिपल सेल है, s क्या है इसका सब सेल है और 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर एटॉमिक नंबर 5 है बोरोन का, बोरोन एटॉमिक नंबर जो 5 है, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल सेल पर आ जाएगा, उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल सेल स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2s2, 2 और 2 4 और 1 ये 5वां इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 और 2 4 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। उसके बाद है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। तो फर्स्ट प्रिंसिपल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एस सब सेल में सेकंड प्रिंसिपल सेल हमारा स्टार्ट हो गया। सेकंड प्रिंसिपल सेल में 2s और 2p होते हैं, एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए तो 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो पी सब सेल में, एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। मतलब ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट देखो, कार्बन के बाद एटॉमिक नंबर है 7 नाइट्रोजन का। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट सेल एस सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल एस सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल पी सब सेल 2 और 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का। तो इसकी कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे 1s2, एस सब सेल में सेकंड सेल एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल पी सब सेल में, यानी कि 3 के बाद फिर इधर 4 आ गए, 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का। तो कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और एक यहाँ फिर बढ़ गया 5 into 7 into 9। उसके बाद 10 एटॉमिक नंबर है नियोन का, जिसमें आप देखोगे कि 1s2, 2s2 और 2 पे 6, यानी पी सब सेल भर गया। यहाँ पे देखो एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, रूल क्या है, पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा, सेकंड सब सेल ये आपका जो है और ये आपका पी सब सेल है। एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन अपोजिट रहेगी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पी सब सेल में देखो इसमें रूल क्या होता है कि जैसे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे ना, स्पिन कैसी रहेगी इसमें, सेम स्पिन रहेगी, क्योंकि ये हम सीख के आए हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऐसा नहीं कि इसकी क्लॉकवाइज दिखा दें, इसकी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी क्लॉकवाइज, तो ऐसे दिखानी है। फिर जो ये पी सब सेल आ गया ना आपका ऑक्सीजन का, आप देखोगे कि 1 2 3 और जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा, अब पेयरिंग स्टार्ट हुई, यानी कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे नहीं दिखाने कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे पहले 2 इसमें दिखा दिए, 3rd and 4th, ऐसे नहीं दिखाना, पहले एक एक आएगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी 4th। फिर जैसे 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें पी सब सेल में आ गया 1 2 3 हंट्स रूल, फिर 4th पेयरिंग स्टार्ट हो गई, 5th। फिर यहाँ आप देखोगे कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा हर एक ऑर्बिटल में और फिर पेयरिंग शुरू होगी। जैसे अब देखो पी सब सेल भर गया, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद देखो पी सब सेल भर गया, उसके बाद सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि सेकंड जो प्रिंसिपल सेल है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, यानी कि 2p खत्म हो गया ना, अब 3rd सेल शुरू हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर आप देखोगे कि 11, एटॉमिक नंबर 11 किसका है, सोडियम का। उसके बाद की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कंटिन्यूस इसमें करते हैं। उसके बाद जैसे एटॉमिक नंबर है 11 Na, सोडियम। पहले एक बार एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ मैं। फिर 12 है किसका, मैग्नीशियम का, 13 है एल्यूमिनियम का, 14 है सिलिकॉन का, और 15 है फॉस्फोरस का, 16 है सल्फर का, 17 है क्लोरीन का, और 18 है आर्गन का, और 19 है पोटेशियम का, और 20 है इसमें आपके पास कैल्शियम का। देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे, जितने एटॉमिक नंबर दिखा रखे हैं किसी एलिमेंट के उतने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जैसे ये एलिमेंट होगी, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, ये तो हो चुकी थी कहाँ तक, नियोन तक, 6 और 2 8 और 2 10,
दूसरा सेल भर चुका, तो अब थर्ड सेल शुरू करेंगे 3s1, थर्ड सेल एस सब सेल, ये n हो गया, ये l की वैल्यू है और ये 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 and 6 7, 7 and 4 11। देखो अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसका तरीका ये भी है कि हम नियोन लिख के, नियोन क्योंकि इनर्ट गैस है, यहाँ पे कन्फिग्रेशन पूरी हो जाती है, सेकंड सेल भर गया था, तो नियोन लिख के सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो आप ऐसे लिखो, नहीं तो नियोन लिख के मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3s1, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि 10 इलेक्ट्रॉन तो नियोन तक आ चुके, 6 and 2 10, 6 and 2 8 and 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 3s1। अब देखो मैग्नीशियम को कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो या तो इसकी कन्फिग्रेशन ऐसे लिखो पूरी, नहीं तो ये तरीका मैंने बताया कि नियोन लिख के मैं लिखूंगा 3s2, यानी कि इससे पहले तो नियोन की कन्फिग्रेशन है। फिर एल्यूमिनियम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखो ये सब सेल भर गया, फिर p स्टार्ट हो जाएगा 3p1। तो ये तो हो गया नियोन। इसके बाद की कन्फिग्रेशन आप लिख सकते हो, या तो एज इट इज लिखो पूरा, नहीं तो नियोन लिख के 3s2 एंड 3p1 ऐसे भी लिख सकते हैं हम कन्फिग्रेशन। फिर है सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, या तो ऐसे पूरी लिखो इसकी कन्फिग्रेशन, नहीं तो नियोन लिख के 3s2, 3p2, या तो ऐसे लिखो या ये लिख दो, दोनों में से एक लिखनी है, दोनों मत लिखना। फॉस्फोरस है, फिर देखो आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, या तो ऐसे लिखें, नहीं तो नियोन लिखेंगे 3s2, 3p3 लिखेंगे। और फिर है सल्फर 1s2, 2s2, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या तो ऐसे लिखो, नहीं तो नियोन लिख के आप लिख सकते हो इसमें 3s2, 3p4, यानी कि ये लास्ट वाली। फिर है क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो या तो लिखो ऐसे, नहीं तो नियोन लिख के, नियोन की कन्फिग्रेशन 3s2 एंड 3p5, क्योंकि नियोन तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 और 2 12 और 5 17। फिर है आर्गन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। अब देखो आर्गन पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद आ गया पोटेशियम की कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो थर्ड सेल में s भी आता है, p सब सेल भी आते हैं और d सब सेल भी आते हैं। बट d सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन ना भर के मैं एक इलेक्ट्रॉन 4s में लेके जा रहा हूँ, 4s1। क्योंकि बेटा d में क्यों नहीं भरेगा, 3d क्यों रह गया, क्योंकि बेटा 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है, 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 4s ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं हाफ बाय प्रिंसिपल जो मैंने सिखाया था, n+l रूल। तो 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है, तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे। तो आप देखो 2 और 2 4, 6 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19। या तो तुम इसको ऐसे लिख दो, नहीं तो लिखो आर्गन, क्योंकि देखो आर्गन पे सेल भर चुका ही है, यहाँ पे आर्गन पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6 और 2 8, p सब सेल पूरा भर गया ना। तो आप आर्गन लिख के, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, 18 के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें 4s1, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आ गया कैल्शियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। या तो ऐसे लिखो 2 और 6 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18 और 2 20। नहीं तो हम क्या करें, आर्गन लिखा, आर्गन में कितना है 18, तो मैं लिखूंगा 4s2। अब देखो मैंने बताया कि 3d की एनर्जी ना 4s से ज़्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन तो 4s में भरे जा रहे हैं, फिर अब 3d में स्टार्ट होंगे, यानी कि इसके बाद जो कैल्शियम के बाद नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करे जाएंगे, 3d में फिल किए जाएंगे। तो देखते हैं आगे। उसके बाद के जैसे एलिमेंट में लिख रहा हूँ, 30 तक सिखा देता हूँ, 30 तक सीख लेना।
अगर आपको आगे भी करने हैं तो उसके लिए भी एक मैं अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा। बट अभी +1 क्लास में आप सीखोगे, जैसे इस चैप्टर में आप 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सीखो। जैसे फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का, SC एलिमेंट है स्कैंडियम, फिर है टाइटेनियम, फिर है वेनेडियम, सारे मेटल हैं ये, फिर है क्रोमियम, फिर है मैग्नीज, और फिर है आयरन, फिर है कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये है 22 एटॉमिक नंबर, ये 23 है, ये 24 है, 25, 26, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर और 30 किसका है जिंक का। तो इनकी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे 21 से 30 तक, जो कि सारे क्या हैं, मेटल हैं। अब देखो भाई, इसकी कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे। 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तीनों रूल लगाने हैं आपको, ऑफ बाय प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखोगे हम, स्कैंडियम फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड सेल स्टार्ट हो गया, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, रूल आपको सारे फॉलो करने हैं। फिर 4s2 में इलेक्ट्रॉन आगे देखो 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, फिर आएंगे 3d1, 21 हो गए। या तो देखो इसको लिखो ऐसे आप कन्फिग्रेशन में, नहीं तो हम आर्गन तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 18 एटॉमिक नंबर है, यानी कि यहाँ तक आ गई कन्फिग्रेशन, इसका मतलब होगा ये। उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4s2 एंड 3d1, ठीक है, ऐसे कन्फिग्रेशन हम लिख सकते हैं। फिर टाइटेनियम है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। अब डी में 1 था तो डी में 2 हो गए। फिर डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 तक आ सकते हैं, क्योंकि डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, नहीं तो मैं लिखूँ आर्गन लिख के फिर मैं इसकी कन्फिग्रेशन लिखता हूँ 4s2 एंड 3d2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फिर है वेनेडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d3, या तो ऐसे लिखूँ, नहीं तो आर्गन लिख के और मैं 4s2 एंड 3d3 लिखूँगा। फिर है क्रोमियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 4s1 सॉरी एंड 3d5। अब देखो यहाँ एस सब सेल में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, 4s1 लिखा है, जबकि यहाँ 3d4 आना चाहिए था, 3d3 है तो 3d4 आना चाहिए था, और यहाँ 2 होने थे। तो अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों होता है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, यानी कि आर्गन लिखूँगा और 4s1 और 3d5, या ऐसे लिखें हम इसको, ठीक है। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं इसके आगे आपको रूल बताऊँगा ऐसा क्यों होता है। भाई यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों चला गया। फिर है मैग्नीज, मैग्नीज को देखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और उसके बाद आपका आ जाएगा ये देखो 4s2 एंड 3d5। ये जैसे कन्फिग्रेशन आपको यहाँ लिखी जा रही है ना, आप जब इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 3d5 को पहले लिख सकते हैं और 4s2 को बाद में, बट मैं रूल के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो फिर और दूसरा तरीका कौन सा है, आर्गन लिखें, आर्गन के बाद मैं लिखूँ 4s2 एंड 3d5, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ चला गया, यहाँ पहले 1 था, यहाँ 2 हैं, यहाँ 5 है, इधर भी 5 है। फिर है आयरन, आयरन एटॉमिक नंबर 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6, या तो ऐसे लिखें, नहीं तो हम आर्गन लिख के 4s2, 3d6। फिर कोबाल्ट सेम आपको फिल करना है, आगे बढ़ते जाएंगे 3p6, 4s2, 3d7, या मैं लिखूं आर्गन 4s2, 3d7। फिर आ गया आपका निकल, निकल में आपको पहले वाली कन्फिग्रेशन तो ऐसे ही रहेगी, बदल रही है तो कहाँ बदल रही है, इधर बदल रही है, देखो 3d8, 7 था 8 हो गया, तो मैं लिखूंगा आर्गन, आर्गन लिख के 4s2, 3d8,
हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर जैसे कॉपर है, कॉपर में देखना इसमें कन्फिग्रेशन थोड़ी बदल जाएगी, रूल के अगेंस्ट है 3s2 3p6 4s2 था ना यहाँ पे, अब मैं 1 लिख रहा हूँ और 3d10, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आर्गन, आर्गन के बाद 4s1 एंड 3d10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जिंक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10, या मैं लिखूँ इसको आर्गन, आर्गन के बाद 4s1 एंड 4s2 4s2 एंड 3d10, ये कन्फिग्रेशन। अब जो कन्फिग्रेशन रूल के अगेंस्ट मैंने करी है वो दो जगह की है। आप देखो, एक तो क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से S से D में चला गया, यहाँ 2 आने चाहिए था ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, और एक हुआ है कॉपर में। तो इनमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये ऐसे क्यों हुई, अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाई देयर दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज एक्सेप्शनल, भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप क्यों कर दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप क्यों कर गया, तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा क्यों होता है। वो होता है स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, सीखेंगे फिर ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्सेप्शनल केस है, ये होता है ड्यू टू, किसके कारण होगा, ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की वजह से या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से। हाफ फिल्ड का मतलब हाफ भरे हुए ऑर्बिटल और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि हाफ फिल्ड और जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ये होते क्या हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं भी ये भी कहूँगा कि दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप देखोगे भाई क्यों होता है, वाई दी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन इज हाफ फिल्ड, उसका रीज़न मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीज़न है जैसे फर्स्ट, एक तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होने से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाता है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी कि मैं यहाँ लिखूंगा सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने से स्टेबिलिटी आती है। तो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे, अगर वो हाफ फील्ड हो जाएं तो हाफ फील्ड से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको क्रोमियम का एग्जाम्पल बताया है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो इसकी कन्फिग्रेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। यानी कि आप देखोगे कि ये जो s सब सेल था आपके पास, ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे और d सब सेल में 1 2 3 4 और ये 5। देखो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, ये यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 और ये 5। तो ये आप देखोगे कि डी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए और एस सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों जंप करके गया, 4s2 होना चाहिए था 3d4, बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 3d5 में, क्योंकि ऐसा करने से देखो डी सब सेल जो डी ऑर्बिटल है ना, ये हाफ फील्ड हो गया, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर यहाँ d4 होता तो ये हाफ फील्ड नहीं था, क्योंकि एक ऑर्बिटल ये खाली पड़ा हुआ था। तो डी सब सेल के जो ये 5 ऑर्बिटल हैं, हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, हाफ फील्ड हो गया ये। और हाफ फील्ड होने से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन की,
और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इलेक्ट्रॉन की होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इसलिए ये हाफ फील्ड अगर है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और अगर फुल्ली फील्ड है तब भी एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। देखो फुल्ली फील्ड का भी मैंने आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे आपको एक्सप्लेन भी किया था मैंने अभी। तो दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे कॉपर का एग्जांपल आपको बताया। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, और 29 है तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, क्योंकि ऐसा करने से डी सब सेल में आप देखोगे कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। इलेक्ट्रॉन पहले एक एक आता है, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो 5 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो डी सब सेल फुली फिल्ड हो गया, फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो गए। और फुली फिल्ड हो गए तो सिमेट्री बन गई, और सिमेट्री अगर बनी है तो उससे स्टेबिलिटी आई है। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से यहाँ से जंप करके कहाँ चला गया, 3d में चला गया। तो ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है, सिमेट्री आ गई। तो पहला रीजन तो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा रीजन है भाई इसमें एक्सचेंज एनर्जी का। सेकेंड रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज का मतलब होता है चेंज कर देना किसी दूसरे के साथ। एक्सचेंज का क्या मतलब है, कोई एक चीज़ आपके पास है, कोई चीज़ दूसरे के पास है, आप दोनों चीज़ वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लो। तो अब सुनना भाई, जो इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन वाले होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में, वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि द इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन, सेम डायरेक्शन में होना, उसको हम क्या कह रहे हैं, पैरेलल स्पिन। तो जो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल स्पिन वाले हैं, किस में, इन डीजनरेट ऑर्बिटल। यहां एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है, यहां मैं लिख भी देता हूं, हैविंग इक्वल एनर्जी, हैविंग इक्वल एनर्जी, यानी कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी या सेम होगी उनको क्या बोला जा रहा है, डीजनरेट। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिनकी पैरेलल स्पिन होगी किसमें, बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो उस दौरान वो एनर्जी रिलीज करेंगे, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू एक्सचेंज which is known as exchange energy। अब एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी स्टेबिलिटी होगी। तो मैं यहाँ पे नोट में लिख रहा हूँ, मोर द एक्सचेंज एनर्जी, मोर द एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी, उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आप देखोगे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया क्रोमियम का और कॉपर का, इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, इनके ऊपर अप्लाई करके आप आसानी से इसको समझ सकते हो। जैसे मैंने क्रोमियम में बताया कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, अगर इसकी कन्फिग्रेशन ये हो जाती, जबकि है नहीं, फिर आप देखोगे कि एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी। डी सब सेल में आप देखोगे, डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है सॉरी इसमें, और ये 4 इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं इसको फर्स्ट कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है अपनी, मतलब ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए। पोजीशन एक्सचेंज करने का मतलब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं 4 ऑर्बिटल्स में, इनकी एनर्जी इक्वल है, तो ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए,
इसके साथ भी ऐसे ही ये कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये इधर चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, इसके साथ भी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो कितने एक्सचेंज बने ऐसा करने से? 3 एक्सचेंज बने। एक्सचेंज कितने बने? 3 एक्सचेंज। अब क्या होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिखाया तो ये बाकी जो 3 बच गए ये भी तो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि ये मैं कहूँगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ले और इसके साथ भी। तो कितने एक्सचेंज बने? 2 एक्सचेंज ये हो जाते हैं, 2 एक्सचेंज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाया है उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन ये भी तो अपनी पोजीशन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो कितने एक्सचेंज बने? 1 एक्सचेंज ये बन गया, 1 एक्सचेंज। तो टोटल कितने एक्सचेंज हुए? टोटल इसमें आप देखोगे कि 3, ये पहले वाला तीनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है 3 एक्सचेंज, सेकंड वाला इन दोनों के साथ 2 एक्सचेंज हो गए, ये वाला सेकंड लास्ट इसके साथ। तो टोटल कितने एक्सचेंज हुए? आप देखोगे टोटल एक्सचेंज हुए इसमें, टोटल जो एक्सचेंज हुए इसमें वो हुए हैं 3 + 2 + 1, 6 एक्सचेंज हुए हैं। और अगर इस डी सब सेल में जैसे यहाँ 3d4 की बजाय ये होती कन्फिग्रेशन जो कि एक्चुअल में होती है 3d5, तो उस दौरान आप देखना कितने एक्सचेंज बनेंगे। यानी कि आप देखोगे कि 5 सब सेल में ये 5 और 5 डी सब सेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 5, ये कितने एक्सचेंज कर सकते हैं? एक्चुअल में कन्फिग्रेशन ये होती है, ये नहीं होती। ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है। अब ये इलेक्ट्रॉन चारों के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो कितने एक्सचेंज बने इसमें? 4 एक्सचेंज बन गए। ऐसा करने से कितने एक्सचेंज बने? 4 एक्सचेंज। अब आ जाओ अगले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, मैं इसे नाम दे दिए। सेकंड इलेक्ट्रॉन थर्ड के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, फोर्थ के साथ कर सकता है और इस फिफ्थ के साथ। कितने एक्सचेंज बने यहाँ पे? 3 एक्सचेंज यहाँ बने, 3 एक्सचेंज। अब जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, फोर्थ के साथ और फिफ्थ के साथ। कितने एक्सचेंज बने? 2 एक्सचेंज यहाँ बन गए। अब ये जो बच गया फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है? फिफ्थ वाले के साथ। तो आप देखोगे कि 1 एक्सचेंज यहाँ बना, 1 एक्सचेंज यहाँ बना। तो टोटल एक्सचेंज कितने बने? 4 3 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 एक्सचेंज बने जब ये हाफ फील्ड हो गया। और जब डी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे तब एक्सचेंज बने थे 6। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे ना उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड हो जाती है। तो जितने एक्सचेंज ज़्यादा बढ़ेंगे, जैसे डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 एक्सचेंज हैं, डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 एक्सचेंज थे। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे ना, एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी, और एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। रीज़न 2 बताए हैं, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखी है कि नहीं एलिमेंट्स की। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे आयंस की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस। अब आयंस हैं 2 तरह के भाई, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायंस पे होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर आता है कब आता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस से। और नेगेटिव चार्ज कब आता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम सीखेंगे लिखना, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल से निकाल देने हैं। तो नोट लिख रहा हूँ, जो ये नोट लिख रहा हूँ इसको ध्यान से समझना है कि किसी आयन किसी कैटायन से उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और कहाँ से माइनस करेंगे? फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। तो मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स removed from outermost cell
आउटर मोस्ट सेल कौन सा होता है? सबसे बाहर वाला सेल। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? बाहर वाले सेल से निकालने हैं। कितने? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी आयन। किसी आयन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले सेल से निकालने हैं, ये करना है। और एनायंस में क्या करना है कि एनायंस में आपको उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं, ऐड कर देने हैं। वो आपको करना है रूल जो हमने पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के जो रूल पढ़े हैं ना, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। यानी कि एनायंस में हमें क्या करना है? ऐड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is equal to charge present on any ion। किसी एनायन पे जो चार्ज प्रेजेंट है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देने हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आप ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन्स जो आप ऐड करोगे वो रूल्स के अकॉर्डिंग करने हैं भाई, जो रूल्स हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ आयंस के हम सीखेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा कि Na+, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आपको। अब आप देखोगे इसका एटॉमिक नंबर 11, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वो बाहर वाले सेल से निकालना है। जैसे कि अगर Na होता, Na जिसका एटॉमिक नंबर 11, इस पर कोई चार्ज नहीं, इसकी कन्फिग्रेशन थी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। 6 और 2 8 10 और 2 12, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, ये आएगा आपका 3s1 आएगा, सॉरी 6 और 2 8 10 और 1 11। तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो Na+ की कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6, ये कन्फिग्रेशन होगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही चला गया यहाँ से। तो कितना इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से निकालना है? Na+ में से एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके मैंने ये कन्फिग्रेशन बना दी, तो ये कन्फिग्रेशन होगी इसकी। और देखो भाई मैग्नीशियम की तो तुम सीख के ही आए हो, Mg2+ की लिखो। साथ साथ मैं इसको पैरेलल समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। 1s2 2p6, ये हो गया 3s2। अब देखो इससे कन्फिग्रेशन ये मैंने बनाई है। जैसे तो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? आउटर मोस्ट सेल से जाएंगे। तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कन्फिग्रेशन यहीं तक लिखूंगा मैं। और लिख दी जैसे Al3+ की लिखनी है तो उसके लिए मैं पहले आपको एल्यूमिनियम की समझा देता हूँ। एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर है 13 ही एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 12 एंड 13। अब इसने 3+ चार्ज है, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बाहर वाले सेल से जाएंगे। अब आपको रूल ये नहीं देखना कि पहले हम N+L रूल वो फॉलो नहीं करना। बाहर वाला सेल तो थर्ड है, थर्ड में P आउटर साइड है तो एक यहाँ से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से जाएगा और 2 यहाँ से जाएंगे। तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, ये कन्फिग्रेशन हो जाएगी। और देखो भाई जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा Fe3+, आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो पहले आयरन की देख लो एक बार कन्फिग्रेशन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। 26 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 18 और 2 20 और 6 26। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3+ चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से निकालने हैं। तो कितने बच जाएंगे? 3D में 6 की बजाय 3 बच जाएंगे। तो कन्फिग्रेशन लिखेंगे इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d3 बच जाएगी, ये कन्फिग्रेशन। क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसमें 23 इलेक्ट्रॉन बच गए। 3 और 2 5 और 6 11 13 और ये 6 19 एंड 4 23।
तो ये कुछ कैटाइंस के मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल से निकालने, जैसे ये हो गया भाई थर्ड, ऐसे निकालने आपको। अब ऐसे ही कुछ एनाइंस के भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया भाई N3 नेगेटिव, तो इसमें एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है। जितना एटॉमिक नंबर है उसमें हमें क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज उस पर दिखा रखा है, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 में हमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p3 होती है। 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन में आपने 3 और जोड़ दिए, तो 3 जोड़ दिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी N3 नेगेटिव की, 1s2 2s2 2p3 थे ना, यहाँ पे देखो 3 में आपने 3 और जोड़ दिए, तो मैं क्या लिखूंगा 2p6 लिखूंगा। 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। और एग्जाम्पल देखेंगे इसमें एनाइंस के। जैसे मैंने लिख दिया O2 नेगेटिव लिख दिया। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 में 2 जोड़ दो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 और जोड़ दो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4 थे ना, 4 में 2 और जोड़ दिए, तो कितने हो गए 2p6। और देख लो भाई फ्लोरीन है F नेगेटिव। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p5। अब देखो फ्लोरीन में 1 और जोड़ दिया नेगेटिव चार्ज, F नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 तो इसमें पहले ही है, 1 नेगेटिव चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो 9 है, कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 नेगेटिव चार्ज 1 है, 2s2 2p6। यानी कि नेगेटिव चार्ज में जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ के आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैटाइंस और एनाइंस की। और स्कूल्स एग्ज़ाम में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जाती है कैटाइंस और एनाइंस की। और जो आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई है किसकी, क्रोमियम और कॉपर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में या अगर कहीं एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जाती है। तो इसी लेक्चर के साथ ये हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। सारे NCERT न्यूमेरिकल्स और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हो या जो एक्स्ट्रा आप जितने भी कर पाओ मैक्सिमम उतने करो, ताकि मैक्सिमम आपके कंसेप्ट क्लियर हों, मैक्सिमम आपकी स्पीड बढ़े, थिंकिंग एबिलिटी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आप वेरिएशंस के अलग अलग कर पाओ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, 3rd यूनिट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं आज के लेक्चर में। तो बने रहिए कंटिन्यूस वीडियो लेक्चर्स के लिए केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।